नमस्ते दोस्तों। आज हम रीट का शिफ्ट 4 का पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें कोड होगा ए। हम नंबर से सीरीज को सोल्व करेंगे। सबसे पहले ए सोल्व करेंगे, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी और उसके बाद में टी। तो सबसे पहले ए सीरीज को सोल्व करते हैं। सबसे पहले है पेडागोजी। सबसे पहले इस वीडियो में हम केवल पेडागोजी सोल्व करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। तो व्यक्ति शारीरिक रूप से भी सीखता है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी सीखता है और पर्यावरणीय रूप से भी सीखता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो इसमें होगा ए माइक्रो सिस्टम, मतलब सूक्ष्म प्रणाली। तीसरा, किस वैज्ञानिक ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्तावित किया है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड गार्डनर। दोस्तों, आप एक रफ कॉपी ले लें और उसमें क्वेश्चन के नंबर लिख लें, या फिर अपने डायरेक्ट ओमार के ऊपर आप आंसर नोट करते जाएं। जो आपके सही है उनको राइट करते जाएं, जो गलत हो आप उसको रोंग करते जाएं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा मान्यता, रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा सवाल है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं अधिगम, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर से, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा को हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। तो यह है ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में भी है, जीव मिति के क्षेत्र में भी हम उन्नति करते हैं, जानवरों का प्रायोगिक जो प्रजनन है, एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, इसमें भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 8वां सवाल है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार टीचर्स को एक सप्ताह में कितने घंटे काम करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा क्लिक नहीं किया गया है, एक सेकेंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। मतलब जैविक रूप से कौन सा व्यक्तित्व को निर्धारित नहीं करता है। तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी वाहिनी ग्रंथियां भी करती है, सी दैहिक संरचना भी हमें प्रभावित करती है, लेकिन स्थितिजन्य संरचना ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो इसमें देखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन जो प्रगति है, प्रोग्रेशन, ये आनुवंशिकता का नियम नहीं माना जा सकता। बाकी बी, सी और डी ऑप्शन आनुवंशिकता के नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, साइंटिफिक रिसर्च, उसके अंदर ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है, सी ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर डी गतिशील दृष्टिकोण नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, परीक्षण की दो विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। मतलब दो अलग अलग अवसरों पर यदि एक परीक्षण की जांच की जाए तो समान आंसर ऑप्शन नंबर ए, मतलब विश्वसनीयता के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के तहत आता है। तो ये तो एकदम सिंपल है, 2009 के अनुसार आता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अब मानसिक रूप से मंद जो लोग होते हैं उन्हें शारीरिक कौशल, ताकि वो धन कमा सके, इसके लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। 15वां सवाल, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है। प्राथमिक संरचनात्मक तत्व होते हैं ईदम, अहम, परा अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। अब इसमें आप यदि इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस, सही होना चाहिए, मतलब संतुलन। लेकिन यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे या फिर कुछ बुक्स में देखेंगे तो कई जगह ऑप्शन नंबर ए भी दे रखा है। तो इसका आंसर हम ऑप्शन नंबर ए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
सीता एक डे केयर में काम करती है, वेतन कम है, काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वो बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की है? अब आप बताइए, सीता को कोई प्रेरित कर रहा है कि ये काम मत कर, ये मत कर? कोई नहीं कर रहा, मतलब वो स्वयं ही स्वयं से प्रेरित है। मतलब ये प्रेरणा कौन सी है? आंतरिक प्रेरणा। मतलब ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिभाशाली की प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें किसकी प्राथमिकता देनी चाहिए? माता पिता की राय, हर माता पिता के लिए उसका बच्चा सही होता है या गलत होता है कईयों के लिए, शिक्षकों की राय, सामुदायिक दृष्टिकोण, पड़ोसी पता नहीं क्या बोलते हैं। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम है ऑप्शन नंबर बी, ये एकदम सही आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन को करने पर हम उसके परिणाम के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कुछ हद तक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? मतलब संज्ञानात्मक, मानसिक विकास को कौन प्रभावित नहीं करता? क्रीड़ा में भाग लेने से विकास होता है, क्रॉसवर्ड पहेली करने से विकास होता है, पठन करने से भी विकास होता है, लेकिन आसीन जीवन शैली, उदासात्मक जो जीवन होता है वो हमारे मानसिक विकास को कमजोर करता है। क्वेश्चन नंबर 21, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा कहा गया? जीवन अस्तित्व के संघर्ष के बारे में मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक डार्विन ने कहा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? संज्ञानात्मक विकास में उसने 4 दिए थे। संवेदी पेशीय गामक दिया था, पूर्वीय संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो चक्रीय जो चरण है वो इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, विचारण और संकल्पना दोनों में से कोई सा भी बोर्ड कोई से को भी आंसर मान सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि एकदम सिंपल है, IQ मेंटल एज अपॉन करंट एज मल्टीप्लाई 100, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर है। 25वां सवाल, आत्मसातकरण है। तो आत्मसातकरण होता है, एसिमिलेशन होता है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना ही एसिमिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार क्या है? तो ये सभी को पता है कि शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने में जो कठिनाई होती है वही डिसलेक्सिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्यक्ति को चित्र की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह जो प्रक्षेपी तकनीक है ये किस में यूज़ की जाती है? तो ये यूज़ की जाती है TAT, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, मतलब कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी को हम माना जा सकता है, बाकी व्यक्तिगत विधि होती है, तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो हल्की मंदता भी आती है, मध्यम मंदता भी आती है, गंभीर मंदता भी आती है, लेकिन तीव्र मंदता नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो इस हिसाब से हमारे 30% कंप्लीट होते हैं और 3 क्वेश्चंस में हमें डाउट है, तो वो आप जब आंसर की आए ऑफिशियल तब आप देख लीजिएगा। थैंक यू।